Hello students, how are you? I am Sandeep Gohel from Samarpan Education Hub YouTube channel. तो शेयर कैपिटल चैप्टर हमने देख लिया है, इसके बारे में हमने एमसीक्यू भी देखे हैं, बट मैंने ये भी बोला था कि इट इज नॉट द कंप्लीट एमसीक्यू सीरीज. वी विल सी फर्दर समथिंग न्यू फॉर दैट. कुछ नया आपको मिलने वाला है एमसीक्यू के लिए, सो इंतजार करिए, वो भी आपको मिलेगा. लेकिन पहले हमें पूरा तैयार तो होना पड़ेगा ना उसके लिए, और उसके लिए तो हमने ये सीरीज बनाई कि ताकि आपको चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन मिले. वो चाहे थियरी हो, वो चाहे कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो, जो भी है, सब में आपको एक क्लैरिफिकेशन मिले, तो ही आपको पता चलेगा कि एमसीक्यू कैसे अटेंड करना है. सो वन बाय वन जो भी हमने अब तक वीडियो आपको दिए, जस्ट वॉच इट, डोंट मिस इट. और हाँ, एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरी ये जो विश है कि आपके 40 आउट ऑफ 40 जो यहाँ पे लिखे हैं, दैट आई वांट फ्रॉम यू, तो उसके लिए आपको देखो भाई, हम तो बहुत प्रिपरेशन करते हैं आपके लिए, तो ऐसा मेरी एक विश है कि आप भी थोड़ा उसमें जोर लगा के अपनी तरह से भी एफर्ट लगाए, और जो हमारा टारगेट वो अचीव करें. तो जिसने भी अभी तक टारगेट सेट नहीं किया, वो अपना टारगेट सेट कर ले, अपने दीवार पे लगा दे, घर जहां पे वो प्रिपरेशन करता है, जो भी रूम पे, वहां पे कागज पे चिपका दे कि हाँ भाई मेरा ये टारगेट है ना, आई वांट टू अचीव दिस. तो वो टारगेट 100% अचीव होगा. ओके, सो नाउ शेयर कैपिटल चैप्टर हमने पूरा कर दिया है. अभी ये हमारा 6th वीडियो है, और 6th वीडियो में हम आज देखने वाले एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं. That is theoretical chapter, analysis of financial statement of company, analysis, whatever. देखो भाई, एनालिसिस का मतलब क्या होता है? तो कुछ भी चेक करना ताकि हमें पता चले, उसके ऊपर से कुछ डिसीजन लेना हो, उसी के लिए हम एनालिसिस करते हैं. जैसे कि हमने बिजनेस किया एज अ बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन को ये पता चलना चाहिए कि भाई हमारा बिजनेस जो चल रहा है वो प्रॉफिटेबल है या लॉसफुल है, उसकी पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है, ये सभी हमें पता चलना चाहिए. तो उसके लिए हमें कुछ देखना पड़ता है. तो पार्टनरशिप जो चैप्टर है, पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में आपने सीख लिया होगा, आई थिंक सो. और उसमें आपको देखा होगा कि उसमें बैलेंस शीट जो भी आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, ये सब कुछ हम बनाते हैं. To know the profit, we are going to prepare profit and loss account, and to know the position of our business, we prepare balance sheet in the partnership form. Same way, now we are going to watch about the company accounts. कि भाई कंपनी अकाउंट्स में जो भी बैलेंस शीट होती है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, वो कैसे डिफरेंट होते हैं, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे. लेकिन आज उसकी थियरी देखेंगे ओनली. फिर हम फॉर्मेट भी समझेंगे कि उसका फॉर्मेट कैसे होता है, कैसे उसमें हेडिंग सब हेडिंग हमें याद रखना है और कैसे याद रखना है, वो सब कुछ हम देखेंगे. बट नॉट इन दिस वीडियो, बट इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी. क्योंकि अगर सभी इसमें लाएगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा. ओके, सो यस, वी आर गोइंग टू वॉच फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ओनली थियरी, जिसमें फर्स्ट दिया है आपको मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो इसका मीनिंग क्या है? द स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर टू असरटेन द प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट अ पर्टिकुलर डेट आर नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कंपनी की प्रॉफिट या तो लॉस क्या सिचुएशन है, और कंपनी की पोजीशन कैसी है, स्ट्रांग है या वीक है, ये सब कुछ जानने के लिए हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं. और पार्टनरशिप फर्म से ये कंपनी अकाउंट्स के जो स्टेटमेंट होते हैं वो कैसे अलग होते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. पूरा फॉर्मेट में आपको समझ में आएगा, तब आपको समझ में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये कैसे डिफरेंट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर जस्ट गोइंग टू वॉच अबाउट द मीनिंग ऑफ दैट. ओके, तो देखो भाई, यहां पे लिखा है अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 240 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013. उसमें क्या क्या आता है, बराबर ये जो 2013 के तहत
जो भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेट अ मिनट, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल होती है बैलेंस शीट टू नो द पोजीशन, इसलिए उसको पोजीशन स्टेटमेंट बोला जाता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट उसको बोला जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर से कंपनी की इनकम, रेवेन्यू इनकम कितनी है, जो रेगुलर इनकम होती है वो कितनी है, वो हमें पता चलता है। देन नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट एक ऐसा है टॉपिक जो उसको हम वर्किंग नोट बोल सकते हैं, एक डिटेलिंग बोल सकते हैं, कि ताकि हमें पता चले कि ये अमाउंट किस तरह से हमें मिली है बैलेंस शीट में। दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट ऑल्सो, इट्स अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट ओनली। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों होता है कि भाई, क्योंकि कैश का फ्लो जो पूरा चैप्टर है वो जो हम टर्म 2 में देखेंगे, लेकिन आई जस्ट वांट टू गिव यू इंट्रोडक्शन ऑफ दैट ओनली इन अ वेरी शॉर्ट मैनर। कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कंपनी के अंदर जो भी कैश आती है या भी कैश जाती है, तो वो कितनी कैश गई, किस फॉर्म में गई, वही तो हमें जानना है, क्योंकि कंपनी है भाई। और कैश जो है वो एज ए ब्लड, जैसे ह्यूमन बीइंग में एक ब्लड का काम होता है, ब्लड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, सेम वे जो कैश होती है वो भी एक जरूरी है बिजनेस के लिए। तो वो कैश कहाँ पे जा रही है, कैसे जा रही है, किस फॉर्म में जा रही है, बस वही हमें जानने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बनाना पड़ता है। वो हम डिटेल में देखेंगे टर्म 2 में, लेकिन अभी तो सिर्फ हमें यही जानना है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, तो वही यहां पे लिखा है। सेक्शन 129 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 रिक्वायर्स द कंपनी टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी ईयर इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। देखो भाई, ये शेड्यूल 3 के हिसाब से कंपनी एक्ट में शेड्यूल 3 के हिसाब से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करने वाले हैं, प्रिपेयर करने वाले नहीं, प्रिपेयर किए जाते हैं। ओके, चलो अभी ये तो हमने मीनिंग देखा, आगे जाते हैं। यस, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी हमें देखना है। देखो भाई, ये थियरिकल चैप्टर है तो हमें थियरी ही देखनी है यहाँ पे, लेकिन ये जरूरी है, एमसीक्यू में कुछ भी आ सकता है, इसलिए हमें ये सब कुछ जानना पड़ता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर, कैसा है भाई नेचर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो फर्स्ट इज रिकॉर्डेड फैक्ट्स। देखो भाई, यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं बुक में, बिकॉज वी हैव टू कीप अ रिकॉर्ड। ओके, इसलिए यहाँ पे लिखा है इट रिफर्स टू द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। कोई भी एविडेंस होता है, जैसे कि हमने देखा है कि कोई भी वाउचर होता है उसके ऊपर से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, सो दैट इज द एविडेंस। ओके, तो एविडेंस के ऊपर से ये रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन इसमें। देन कन्वेंशन, देखो भाई कन्वेंशन का मीनिंग एक तरह से गाइडलाइन बोला जाएगा इसको, कि कोई गाइडलाइन होती है और गाइडलाइन के हिसाब से ये बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है वो भी उसमें प्रिपेयर होता है। सो दैट इज कॉल्ड कन्वेंशन। और सच कन्वेंशन मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल, अंडरस्टैंडेबल एंड कंपेरेबल। हाँ, जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ही ये बैलेंस शीट जो है, वो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो कैसा बन जाएगा, रिलायबल, अंडरस्टैंडेबल, समझ में आएगा। रिलायबल यानी हाँ भाई, ये रिलायबल यानी उसमें विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्टफुल। कंपेरेबल, कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अकाउंटिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट आपने 11th कॉमर्स में सीखे होंगे, तो ये जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग ये बैलेंस शीट और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। The next is personal judgment. Personal judgment also have an important bearing on the financial statement as it facilitates the selection of methods, etc. हाँ, यहाँ पे पर्सनल जजमेंट भी होते हैं कि भाई पर्सनल जजमेंट यानी जो भी डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, ठीक है, तो वो एक डिसीजन लेते हैं कि भाई कौन सी मेथड से हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, कौन सी मेथड से हमें बैड डेट रखना है, वॉट एवर मेथड चाहे जो भी हो, लेकिन एक जजमेंट, एक डिसीजन लिया जाता है और वो जजमेंट के हिसाब से ही वो
जो भी अकाउंट है वो प्रिपेयर होते हैं. सो पर्सनल जजमेंट आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देन नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. इसके ऊपर से हमें पता चलता है कि हाँ भाई ये जो फाइनेंस कंपनी में है वो कहाँ से आया, किस तरह से आया, लोन के फॉर्म में आया है, शेयर कैपिटल के फॉर्म में आया या डिबेंचर के फॉर्म में आया, किस फॉर्म में आया है, दैट वी कैन नो. ओके, सो ऑल दिस पार्ट ऑफ द नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नाउ वी विल सी फर्दर पार्ट एंड दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इजी है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी. नंबर 1, दे आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट एज आर रिलेटेड टू पास्ट पीरियड. ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बोला जाता है क्योंकि इसमें पास्ट जो पहले हो चुका है उसका रिकॉर्डिंग होता है. ऐसा नहीं कि फ्यूचर में जो होने वाला है उसका रिकॉर्डिंग, जो हो चुका है, जो आपने ट्रांजेक्शन कर दिया है और फिर आप उसका रिकॉर्डिंग करते हैं. सो दैट इज हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट. ओके, देन नेक्स्ट इज दे आर एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स. यस, यहाँ पे जो नॉन मॉनिटरी टर्म्स होती है उसका हम रिकॉर्डिंग नहीं करते एज पर अकाउंट्स. ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी है उसमें भी यही हमने देखा था 11th कॉमर्स में कि भाई नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करते, ओनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होता है. सो सेम थिंग इज हियर. थर्ड, दे शो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थ्रू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जिसको हम बोलेंगे प्रॉफिट या लॉस. अगर प्रॉफिट अच्छा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है ईयर बाय ईयर, देन वी कैन से द परफॉर्मेंस इज वेरी गुड ऑफ द कंपनी. और अगर मान लो पोजीशन को हमने जानना है तो हम क्या देखेंगे, कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज. उससे हमें पता चल जाएगा कि कंपनी स्ट्रांग है या वीक है. ओके, सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स. देखो भाई, कोई भी चीज हम बनाते हैं ना तो उसका एक पर्पस होता है. विदाउट पर्पस वी डोंट प्रिपेयर एनीथिंग. और अगर वो कुछ बन जाता है विदाउट पर्पस, देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट. उसका कोई मीनिंग नहीं है. सो यहां पे जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम जो देख रहे हैं, बैलेंस शीट देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं. सो देयर इज सम पर्पस, देयर इज सम ऑब्जेक्टिव. तो वो ऑब्जेक्टिव क्या है, बस वही तो हमें यहां पे जानना है. सो नंबर 1, कंप्यूट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. कंपनी की जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी जो रेगुलर एक्टिविटीज है, सेल्स परचेस, जो भी एक्टिविटीज करती है कंपनी, जिससे उसको एक रेवेन्यू रेगुलर बेस पे जनरेट होती है, बस दैट इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो वो हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे इससे कितनी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, तो वो हम यहां से जान सकते हैं. सो दैट इज द फर्स्ट पर्पस, टू नो द ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेशन, कि भाई कितने की ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो, यानी कि उससे कितनी इनकम हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है. ऑल द थिंग्स वी कैन नो. ओके, चलो नेक्स्ट, प्रेजेंट ए ट्रू व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. हाँ भाई, यहां से हमें पता चल जाएगा कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कंपनी की पोजीशन कितनी स्ट्रांग है, वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाए, बैलेंस शीट से पता चलता है. सो दिस इज द सेकंड पर्पस, सेकंड ऑब्जेक्टिव. प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस. इकोनॉमिक रिसोर्स, भाई कंपनी के अंदर ऐसा कौन सा रिसोर्स है जिससे वो इनकम क्रिएट करता है, इकोनॉमिक रिसोर्स, तो वो भी हमें यहां से पता चल जाता है. देन प्रोवाइड डेटा अबाउट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कंपनी के अंदर जो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी कैश के फॉर्म में वो एक डॉक्यूमेंट टाइप होता है जो हम आगे देखेंगे. तो ये जो है उसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑल्सो, बट वी विल स्टडी इन टर्म 2. ओके, सो दिस इज ऑल्सो द वन काइंड ऑफ पर्पस. Next and number 5, determine the effectiveness of the management activity to ensure better performance of its business. भाई मैनेजमेंट जो है उसको भी जानना है कि भाई हमारा जो मैनेजमेंट है तो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, अच्छा है या ऐसा वैसा है. तो वो भी, क्योंकि मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट यानी जो भी फंक्शन होता है, हमने बिजनेस बीएसटी में आपने देखा होगा कि मैनेजमेंट क्या करता है. ओके, प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है, डायरेक्शन करता है, जो भी करता है वो मैनेजमेंट करता है. सो ये सभी मैनेजमेंट अलग अलग फंक्शन करता है. जो भी फाइनेंशियल रिसोर्स वो क्रिएट करता है कि कहाँ से पैसा लाना है, कैसे पैसा लाना है, उसको खर्च कैसा करना है, तो ये सभी चीजें वो मैनेजमेंट पार्ट करता है. तो उसको भी तो चेक करना है ना कि भाई हमने ये सब कुछ मैनेजमेंट तो किया, लेकिन एज पर मैनेजमेंट क्या वो चीज हुई है या कुछ ऐसा वैसा हो गया.
सो वो सब कुछ चेक करने के लिए भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट काम लगता है. सो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ पर्पस. नेक्स्ट इज प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हाँ भाई, इसके कुछ यूजर भी है जिसके बारे में आगे देखेंगे. तो ये जो यूजर है उसको भी कुछ इंफॉर्मेशन हमें देनी है कंपनी के बारे में, क्योंकि उसका भी कुछ पर्पस होता है. तो उसके बारे में भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है. सो दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स. ओके, इसमें दूसरा कुछ है नहीं. नेक्स्ट, एसेंशियल्स. एसेंशियल्स इसको हम एडवांटेज भी बोल सकते हैं कि भाई इसके फायदे क्या है, इसका एडवांटेज क्या है. नंबर 1, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. फैक्ट यानी जो हकीकत है, कंपनी की हकीकत हमें यहां से ही पता चल जाती है कि ये कंपनी कैसी है, बढ़िया है, वीक है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, जो भी है. वॉट एवर वी वॉन्ट वी कैन नो. ये हमें सब कुछ पता चल जाता है यहां से. ओके, तो इन शॉर्ट ये पूरा कंपनी को डिस्क्लोज कर देती है कि ये कंपनी कैसी है, तो इसके ऊपर विश्वास करे या ना करे, ये सब कुछ हमें यहां से पता चल जाता है. सो दिस इज द फर्स्ट एसेंशियल ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नेक्स्ट, अंडरस्टैंडेबिलिटी. हाँ भाई, यहां पे हमें पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है. क्योंकि अगर देखा जाए, मान लो कि चलो भाई हम तो अभी 12th कॉमर्स में है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो 5th या 4th तक ही पढ़े या तो कुछ पढ़े ही नहीं है, और उसको भी मान लो कोई कंपनी का शेयर खरीदना है तो उसको कुछ नॉलेज तो चाहिए ना. अभी वो कहाँ कॉमर्स में पढ़ने जाएगा, लेकिन उसको भी पता चल जाता है, उसको भी समझ में आ जाता है कि ये कंपनी वीक है, स्ट्रांग है, क्योंकि बैलेंस शीट है ना भाई, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में बाकी चलो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन प्रॉफिट है या लॉस है वो तो पता चलेगा उसे. सो अंडरस्टैंडेबिलिटी, एक समझदारी यहां से एक पता चलती है. सो दैट इज ऑल्सो द एसेंशियल ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज कंपेरेबल. इसको कंपेयर किया जाता है, दो तरह से कंपेयर हो सकता है. या तो हम प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करें, या तो दूसरी जो भी कंपनी जो हमारे जैसे बिजनेस कर रही है उसके साथ कंपेयर करें, तो हमें पता चलेगा कि हमारा परफॉर्मेंस वीक है या स्ट्रांग है. एज पर द ग्रेजुअल टाइमिंग, जो भी टाइमिंग चल रहा है, ठीक है, वो टाइमिंग के हिसाब से हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, स्ट्रांग है या वीक है, वो हमें पता चल जाता है. नेक्स्ट इज वेरीफाइबल. वेरीफाई करना यानी चेक करना सही है गलत है, इसको हम वेरिफिकेशन बोलते हैं. जैसे कि हमारे नंबर पे भी एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी क्यों आता है, वेरिफिकेशन करने के लिए भी आपका नंबर सही है गलत है. सेम वे यहाँ पे भी वेरिफिकेशन करना है कि भाई ये कंपनी जो है वो सही है गलत है. तो इसको वेरीफाई करने के लिए भी ये तो बैलेंस शीट होती है और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है. सो इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एसेंशियल. नेक्स्ट इज रेलेवेंट. रेलेवेंट यानी जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर वो इंफॉर्मेशन आपको वहीं से मिल जाती है, देन इट इज कॉल्ड रेलेवेंट फॉर यू, वो आपके लिए रेलेवेंट है. सो यस, इट इज रेलेवेंट, क्योंकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन यहां से आपको मिल जाती है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो द एसेंशियल ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एंड द लास्ट इज timeliness. Timeliness means after the end of the accounting period, financial statement should be prepared and presented within a reasonable period to avoid any undue effect of the relevance of this statement. यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड होता है इसका, फिक्स टाइम पीरियड में इसको इश्यू करना है ताकि कोई अलग सी इफेक्ट इसके ऊपर भारी ना पड़ जाए. इसलिए तो इसको एवरी ईयर या तो एवरी 6 मंथ के हिसाब से जो भी कंपनी की जो भी कंडीशन होती है, टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उसके हिसाब से ये लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं. सो दिस आर द एसेंशियल पार्ट. बट कहते हैं ना, एक सिक्के की कितने बाजू होती है, 2 बाजू होती है. तो एसेंशियल तो हमने देख लिया, लेकिन सामने लिमिटेशन भी है. तो चलो लिमिटेशन भी देख लेते हैं फटाफट. लिमिटेशन में पहला हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स. भाई ये रिकॉर्ड जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी रिकॉर्ड होता है वो कैसा होता है, हिस्टोरिकल. जो पास्ट में हुआ है हम वो रिकॉर्ड करते हैं, जो फ्यूचर में होगा वो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं. फ्यूचर में ये कंपनी ऐसा वैसा करने वाली है, फ्यूचर में इसका ये प्रॉफिट होने वाला है, ये कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं चल रहा है. क्लियर. यहाँ पे तो जो हुआ वो रिकॉर्ड हुआ, जो नहीं हुआ यानी कि जो होने वाला है वो रिकॉर्ड नहीं होता है.
मैंने बोला ना कि यहाँ पे कोई ज्योतिषी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे सभी कुछ हिस्टोरिकल यानी कि जो हो गया है उसको ही रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए हमें अगर फ्यूचर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हम यहां से नहीं ले सकते। सो इट इज द लिमिटेशन। नेक्स्ट इज अफेक्टेड बाय एस्टिमेटेड। यस, यहां पे एस्टिमेट का यूज किया जाता है मेनली अगर देखा जाए तो, क्योंकि एक सीधी सी बात है कि कंपनी मान लो कि अपने डेटर्स को क्रेडिट पे सेल करते हैं, यानी कि अपने कस्टमर को क्रेडिट पे सेल करते हैं, और एज अ बिजनेसमैन वो एक अंदाजा लगाते, एक एस्टिमेट लगाती कि भाई हमने मान लो 5 लाख का क्रेडिट पे सेल किया है, तो 5 लाख के सामने हमारा 4.5 लाख ही आएगा, 50,000 नहीं आएगा। ऐसा एक एस्टिमेट लगाया जाता है और उसके हिसाब से तो ये बिजनेस रिकॉर्ड होता है, ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, जिसको हम बैड डेट बोलते हैं, वैसे डेप्रिसिएशन होता है। ये सभी कुछ जो है ना वो एस्टिमेट के ऊपर चलता है, एंड एस्टिमेट सही भी होगा गलत भी होगा। सो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ लिमिटेशन। नेक्स्ट इज डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। यहां पे जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है वो कंपनी बाय कंपनी डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि हर एक कंपनी के डायरेक्टर सोचेंगे कि हमें ये मेथड लेनी है, कोई भी सोचेगा हमें वो मेथड लेनी है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑप्शन है ना भाई, तो आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, कोई भी मेथड से आप अकाउंटिंग यानी कि मेथड यानी जो भी डेप्रिसिएशन के मेथड, जो भी अलग अलग मेथड जो होती है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसके हिसाब से आप अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हो। सो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस आर देयर। इसलिए क्या होता है मालूम है, आपको पिक्चर सही नहीं मिलता है। आप अगर आपके बिजनेस को दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करोगे तो वो सही पिक्चर आपको नहीं दिखेगा, because there are different practices. So it is also limitation. Qualitative elements are ignored. क्वालिटेटिव हमें क्वांटिटेटिव ही हमें रिकॉर्ड करना है, भाई ये कितना पैसा है, कितने पैसे में ट्रांजेक्शन, बस रिकॉर्ड कर दो चलो। लेकिन अगर इसको हम नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बोलते हैं, यानी कि अगर मान लो कोई नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो गया, जैसे कि हमने 11th कॉमर्स में सीखा था ना कि हमारा कोई स्किल्ड वर्कर होता है, कोई स्किल्ड एम्प्लॉय, जिसके कारण हमारी कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, और अगर मान लो उसने कंपनी छोड़ दी फॉर एनी रीजन, तो वो एक बहुत बड़ा लॉस होता है कंपनी के लिए। लेकिन अकाउंट्स ये बोलते हैं कि उसको रिकॉर्ड मत करो, क्योंकि वो कैसी है भाई, क्वालिटेटिव एलिमेंट है, वो क्वांटिटेटिव, उसको हम क्वांटिटी में कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो मॉनिटरी वैल्यू में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो एम्प्लॉय की वैल्यू क्या थी। इट इज इम्पॉसिबल। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो द लिमिटेशन। एक लिमिटेशन है कि वो क्वालिटेटिव एलिमेंट को रिकॉर्ड ही नहीं करती है, हालांकि रिकॉर्ड करना चाहिए क्योंकि ये कंपनी के लिए लॉस है। ओके, नेक्स्ट, प्राइस लेवल चेंजेस आर इग्नोर्ड। भाई देखो प्राइस तो है ना वो इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। सॉरी, जैसे कि आपने कोई मशीनरी खरीदी होगी 5 लाख में, और आपने ऐसा एस्टिमेट लगा दिया कि भाई ये कंपनी ये मशीनरी 10 साल तक चलने वाली है, तो आप क्या करोगे, एवरी ईयर सपोज हम 10 से डिवाइड कर दें तो 50,000 डेप्रिसिएशन हर साल कैलकुलेट होगा। लेकिन क्या 10 साल के बाद वही मशीनरी की प्राइस 5 लाख की होगी क्या? नो सर, वैल्यू तो जैसे पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ रही है तो मशीनरी की प्राइस भी 10 साल के बाद तो 10 लाख हो जाएगी, ऐसा हमारा एस्टिमेट है। लेकिन अकाउंट्स ये बोलता है कि इसको इग्नोर करो भाई, प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करो, हमें ये मानना नहीं है, हमें तो हिस्टोरिकल वैल्यू से चलना है भाई। सो इट इज ऑल्सो द लिमिटेशन कि ये प्राइस लेवल चेंजेस को ध्यान में नहीं लेता है। नेक्स्ट, डज नॉट मीट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टीज। जितने भी यूजर्स है सभी को वो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो नहीं देती है, यानी कि सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकती है। किसी 4-5 पर्सन को ये सेटिस्फाई करेगी क्योंकि उसको जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए वो दे देगी। लेकिन बाकी देखो भाई, पब्लिक है जो भी है, सभी की अलग अलग डिमांड होती है, तो सबको तो सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, इसलिए ये भी एक कंपनी की लिमिटेशन है। ओके, डज नॉट मीट इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टीज, जो भी उसके साथ कनेक्टेड है यूजर्स, वो सबको तो वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आगे, एग्रीगेट इंफॉर्मेशन। एग्रीगेट इंफॉर्मेशन यानी ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देते, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहां पे नहीं देते कि ये कैसे हुआ, ये अमाउंट कहां से आई, ये कैसे बनी, ये डिटेल इंफॉर्मेशन यहां से नहीं मिलती बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से।
क्लियर। तो ये जो है ना, ये भी एक लिमिटेशन है कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल सकती, तो हमें ये जानकारी, जो पूरी जानकारी चाहिए वो हमें नहीं मिल सकती। ओके, सो इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ लिमिटेशन ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि हमने आगे देखा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एसेंशियल पार्ट क्या था, इट कैन बी यूज्ड बाय द यूजर्स। तो वो यूजर्स कौन से है वो भी हमें तो मालूम होना चाहिए ना। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स एज वी हैव सीन इन 11th कॉमर्स आल्सो। 11th कॉमर्स में हमने सीखा था ना कि यूजर्स दो टाइप के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बस तो वही तो यहाँ पे है। द फर्स्ट इज इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर में पहला शेयर होल्डर। भाई शेयर होल्डर क्या होता है वो तो हमने देख लिया शेयर कैपिटल चैप्टर में, तो उसको हम डिटेल में नहीं जाते, बस यही जानते हैं कि भाई शेयर होल्डर एक ऐसा पर्सन है जिसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, उसने कैपिटल लगाई अपनी, तो वो तो जानकारी मांगेगा ना भाई कि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, वी आर द ओनर, हम एक ओनर है कंपनी के, तो हमको तो जानकारी चाहिए ना कि हमारी कंपनी कैसे चल रही है, प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है, हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, वीक है स्ट्रॉन्ग है, वो हमें पता तो चलना चाहिए ना। दैट्स व्हाई दे आर द यूजर। ओके, and they are the internal user because they will be owner also, they are the owner, that's why they are the internal user. Okay, next मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आगे समझाया ना, मैनेजमेंट का काम क्या होता है, वही तो सब कुछ संभालते हैं, वही तो सब पैसा कहां से लाना है, कैसे लाना है, कैसे खर्च करना है, कैसे फंक्शनिंग करना है कंपनी को, सब कुछ वही तो मैनेजमेंट करते हैं। तो उसको तो पता चलना चाहिए ना कि हमने जो मैनेजमेंट किया, एज पर दैट मैनेजमेंट ऑल द थिंग्स आर गोइंग ऑन और नॉट, और वो सब कुछ उसको कहां से पता चलता है भाई, इसी से तो पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो द यूजर। चलो आगे, नंबर 3, एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज जो सैलरी बेस्ड मोस्टली होते हैं, उसको भी ये एक जानकारी लेनी पड़ती है, यानी कि वो एक डिमांड करते हैं, दे जस्ट आस्क फॉर दैट, भाई हमारी ग्रेचुइटी हमें इतनी कम क्यों मिली, हमें इस साल बोनस क्यों कम मिला, हमें इतना ये मिला, हमें ये नहीं मिला, ये वो मिला, वॉट एवर। क्योंकि भाई बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, बस वैसे यहाँ पे होता है कि एम्प्लॉयज जो होते हैं ना, जो कि सैलराइड होते हैं और जिसकी सैलरी बहुत बड़ी होती है, उसकी ये डिमांड होती है। जो 5000 6000 में जो वर्कआउट करता है ना, वो इसकी डिमांड नहीं करता कि हमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना है, ऐसा नहीं, वो नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक सेटिस्फाइड पर्सन है, 5000 मिल गया, चल काम खत्म, पैसा आ जाओ। लेकिन ये लोग डिमांड करेंगे क्योंकि उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कंपनी से, यार इस साल वो नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, इसलिए वो जानकारी लेंगे। चल बैलेंस शीट चेक करते हैं, चल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं, आखिर माजला क्या है। सो दे आर द यूजर्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स। वो तो इंटरनल थे, कंपनी के अंदर ही वो लोग काम करते हैं, सो दैट आर इंटरनल यूजर। नाउ एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यानी जो कंपनी के साथ कनेक्टेड है, भले कंपनी में काम नहीं करते लेकिन कंपनी के साथ कनेक्टेड तो है, थर्ड पार्टी पर्सन। सो उसपे फर्स्ट आती है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। भाई बैंक है, बैंक का काम क्या है, लोन देना, डिपॉजिट लेना, लोन देना। ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ द बैंक। तो कंपनी अगर बैंक के पास से लोन मांगेगी तो वो बैंक ऐसे ही थोड़ी बोल देगा हाँ भाई लोन ले जा भाई, उसको भी तो कुछ प्रूफ चाहिए ना कि ये कितनी स्ट्रांग है, ये डिमांड करा 1 करोड़ की लोन की, लेकिन क्या इसको 1 करोड़ देना चाहिए, या फिर हमको मालूम है कि भारत, हमारे इंडिया में कितने सारे बैंक डिफॉल्टर हैं, हमें सब कुछ मालूम है, ठीक है। सो बैंक विल आस्क फॉर द पोजीशन ऑफ द बैंक, फॉर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बैंक, एंड दैट्स व्हाई दे विल आस्क फॉर दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगी, भाई आपका स्टेटमेंट दिखाओ चलो पहले, फिर हम डिसाइड करेंगे आपको लोन दे या ना दे। ओके, चलो नेक्स्ट है इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। देखो भाई, इन्वेस्टर यानी जिसने पैसा ऑलरेडी लगा दिया है वो लोग, और पोटेंशियल इन्वेस्टर यानी जो पैसा लगाने का सोच रहे हैं कि इसमें पैसा लगाए या नहीं लगाए, इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, उसको बोला जाएगा पोटेंशियल इन्वेस्टर। ओके, ये दोनों जो है ना वो एक्सटर्नल यूजर होते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो चलो भाई, इसका तो पता चल गया भाई, पोटेंशियल इन्वेस्टर वो होता है जो पैसा लगाने का सोच रहा है, तो वो तो पहले देखेगा कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है।
लेकिन ये जो इन्वेस्टर है वो क्यों यूज करता है? तो भाई वो भी, उसका भी पैसा लगा हुआ है ना, उसको भी विश्वास तो होना चाहिए ना भाई, इस साल मेरा पैसा आएगा या नहीं आएगा, क्या ये कंपनी के साथ हमें कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये सब कुछ उसको भी जानकारी चाहिए, इसी वजह से वो भी एक यूजर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स जो उधार पे माल देता है, जिससे हम परचेज करते हैं क्रेडिट पे, तो वो भी ऐसे विश्वास थोड़ी कर लेगा भाई, वो भी एक पर्सन, उसको भी पेमेंट चाहिए, उसको भी अपना बिजनेस चलाना है, इसलिए वो भी पहले तो चेक करेगा अपनी क्रेडिबिलिटी, और क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए वो क्या करेगा, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो द यूजर। चलो आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, भाई गवर्नमेंट का काम क्या है भाई, चल भाई टैक्स ला, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करके वो टैक्स कैलकुलेशन करेगा, इसलिए वो भी कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है वो चेक करेगा, टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो चेक करेगा, और फिर उसको उसके ऊपर से वो टिक्का लगा देगा, चल भाई इतना टैक्स आपका हुआ, चल पे कर दे। सो दे आर ऑल्सो द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जो एक कंट्रोलर बोर्ड है, जो पूरे स्टॉक मार्केट के ऊपर एक ऑपरेटिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, सभी फंक्शन वही करता है, तो वो भी तो देखना चाहेगा ना कि हमारे हिसाब से कंपनी चल रही है या नहीं चल रही है, क्या कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है ना, जैसे कि पहले स्कैम हो गया था वैसे कोई स्कैम तो नहीं हो गया ना। तो ये सब कुछ देखने के लिए सेबी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करती है कंपनी का, ताकि उसको भी पता चले कि एज पर रेगुलेशन जो भी हमने डिसाइड किया उसी तरह से कंपनी चल रही है कि नहीं चल रही है। सो दिस आर द यूजर इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहां पे हमने ये सभी टॉपिक देख लिए, और भी टॉपिक बाकी है, जैसे कि यहां पे मैंने लिखा है हेड्स एंड सब हेड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, ये हमें देखना है, लेकिन ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और वो है ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, उसका यूज कैसे होता है, और उसके बारे में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपको, तो वो कैसे पूछे जाएंगे वो भी हम उस वीडियो में देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन फिर से मैं आपको रिमाइंडर देता हूं कि शेयर करना मत भूलिएगा, और सपोर्ट तो आपका मुझे 100% चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका तो सपोर्ट हमें चाहिए ही चाहिए। ओके, सो जस्ट शेयर इट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट ऑल्सो। एंड अगर आपको कुछ भी डिमांड है, कुछ भी क्वेरी है, देन कमेंट बॉक्स में मत भूलो यार, लिखो तो सही, तो हमें पता तो चले कि आपकी क्या क्या क्वेरीज है, हम क्या आपको जो भी सॉल्यूशन दे रहे वो उससे आप सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, वो भी तो हमें पता चले ना। सो थैंक यू वेरी मच, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू, जय हिंद।